दोस्तों, भारत में मॉनसून एक सीजन की तरह नहीं बल्कि एक त्योहार की तरह आता है, जिसके साथ कई सारी चीजें जुड़ी होती हैं। चाहे वो खान पान हो, पहनावा हो या कोई फेस्टिवल। मॉनसून ना केवल हमारी क्लाइमेट पर असर डालता है, बल्कि हमारे देश की फूड सिक्योरिटी और दूसरे कई सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स के लिए भी एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो आज के इस वीडियो में हम मॉनसून के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम मॉनसून के फॉर्मेशन से लेकर के रिट्रीट एटसेट्रा के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मॉनसून का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ये देखो, एक अरेबिक वर्ड जिसका नाम है मौसिन, ठीक है, उससे ये ड्रॉ किया गया है। इसका मतलब सिंपल होता है कि सीजनल विंड्स का रिवर्सल। ठीक है, आप खुद देखते हैं कि किस तरीके से हमारे यहां पर साउथ वेस्ट मॉनसून आउटब्रेक होता है, तो उस टाइम पर हवाएं आप देखते हैं कि इस डायरेक्शन से फ्लो होती हुई लैंड की तरफ आती है। वहीं पर जैसे ही हम ठंड के महीनों में पहुंच जाते हैं तो हवाओं की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। तो इसी वजह से हमारी क्लाइमेट को भी हम मॉनसून क्लाइमेट बोल दिया करते हैं, क्योंकि यहां पर विंड्स का एकदम कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है जैसे ही हमारे यहां पर सीजन की चेंज होती है। अब यहां पर हम मॉनसून को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि मॉनसून क्लाइमेट केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरे एरियाज में भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहां पर मेन जो मैकेनिज्म है वो है विंड्स का रिवर्सल। और ये चीज आप यहां पर साउथ ईस्ट एशिया में भी देख सकते हैं। तो अफ्रीका के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपकी जो कोस्टल एरिया है वो ब्राजील की ईस्टर्न कोस्ट ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ले सकते हैं, और सेंट्रल और कैरेबियन अमेरिका का भी बहुत बड़ा एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। सो द पॉइंट इज कि ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट दुनिया में बहुत जगह देखा जाता है, बट हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा इंडिया का, क्योंकि हमारे यहां पर जो मॉनसून का इंपैक्ट है ना, वो कोई नहीं इग्नोर कर सकता। और साफ साफ हमारी एग्रीकल्चर के लिए तो एक बात कही जाती है कि मॉनसून, हमारी एग्रीकल्चर जो है वो एक तरीके का मॉनसून बेस्ड गैम्बल है, पूरा जुआ है। अब आप देखो कि हमारे यहां पर मॉनसून जब आता है तो उसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून या मॉनसून ऑनसेट। ये जनरली जून से सितंबर महीने के बीच में देखा जाता है। उस समय हमारे देश के अंदर ज्यादातर रेनफॉल रिसीव किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अक्टूबर से नवंबर मंथ के समय ये जो हवाएं आ रही थी वो अब बिल्कुल रिवर्सल ले लेती हैं और विंड का डायरेक्शन लैंड टू ओशन हो जाता है और उनकी डायरेक्शन हो जाती है नॉर्थ ईस्ट से ओरिजिनेट होती हुई। इसीलिए जो मॉनसून विड्रॉवल करता है उसको हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बोलते हैं। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि इस मॉनसून की वजह से कहीं पर भी पूरे लैंड मास में आपको रेनफॉल नहीं दिखाई पड़ेगा, छोड़ करके आपके इस कोरोमंडल कोस्ट को, क्योंकि आपको पता है कि ये जो विंड्स आ रही हैं नॉर्थ ईस्ट से, ये विंड्स बे ऑफ बंगाल के ऊपर से फ्लो होकर के आएंगी, जिसकी वजह से इनके पास मॉइस्चर होगी और वो मॉइस्चर फिर जब कोलाइड करेगी कोस्टल एरिया में तमिलनाडु या थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश, वहां पर फिर रेनफॉल होगा। ये पूरी दुनिया में ऐसा इकलौता एग्जाम्पल है जहां पर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आपको रेनफॉल करता हुआ दिखाई पड़ता है। अब हमारे पास में सवाल आता है कि मॉनसून शुरू कैसे होता है। तो देखो, यहां पर मॉनसून शुरू होने के लिए कई फैक्टर्स यहां पर एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि वैसे देखा जाए तो मॉनसून का ओरिजिन, मॉनसून का सारा मैकेनिज्म एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेटेरोलॉजिकल फिनोमेना है, जिसको एक्यूरेटली आप एनालाइज कर सको ये बहुत मुश्किल है। बट स्टिल बहुत सारे साइंटिस्ट अपनी तरफ से अप्रोच करते हुए कई थ्योरीज लेकर के आ चुके हैं। उन थ्योरीज को एक एक करके अगर हम डिस्कस करें तो आज के समय में वो डिफरेंट फैक्टर्स के तौर पे देखे जाते हैं कि हाँ जी, मॉनसून कैसे स्टार्ट होता है और कैसे मॉनसून रिट्रीट करता है। तो इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं उनमें सबसे पहला फैक्टर आपका आता है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। आपको ध्यान होगा कि पानी जो होता है उसकी स्पेसिफिक हीट आपकी थोड़ी ज्यादा होती है। इसका मतलब सिंपल है कि टेम्परेचर पानी का ज्यादा राइज, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो ना, तो आपको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा हीट देने की जरूरत पड़ेगी। अगर उसी क्वांटिटी में कोई लैंड मास है, उसका टेम्परेचर आपको राइज करना है, तो ऐसे में आपको कम हीट में भी टेम्परेचर राइज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारे यहां पर जून, आप देख सकते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन महीनों में जब
गजब वाली गर्मी पड़ती है तो पूरा इंडियन लैंड मास है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वहां पर टेम्परेचर राइज हो जाता है और उसके कंपैरिजन में वाटर बॉडी जो हमारा अरेबियन सी वाला रीजन है वहां पर टेम्परेचर आपको थोड़ा सा कम दिखेगा। तो ऐसे में अरेबियन सी में क्रिएट हो गया हाई प्रेशर, क्योंकि जहां पर टेम्परेचर कम वहां पर थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा, और जहां पर टेम्परेचर ज्यादा वहां पर आपकी प्रेशर हो जाती है कम। तो इस वजह से ये जो लो प्रेशर क्रिएट हो गया ना, वो फिर हाई प्रेशर से अपनी तरफ विंड्स को अट्रैक्ट करता है और वो जो हवाएं जाती हैं वो अपने साथ में मॉइस्चर लेकर के जाती हैं, जिसकी वजह से हमें फिर आप देखते हैं कि अच्छी खासी रेनफॉल रिसीव होती है मेनलैंड इंडिया की अगर बात करें। इसी तरीके से दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है कि ये एक ऐसा एरिया है जो कि ट्रॉपिक्स, दैट मींस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लोकेटेड है। ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको ट्रेड विंड्स है ना वो कन्वर्ज होती हुई दिखेगी। इसका मतलब सिंपल है कि जब भी हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की स्टडी करते हैं तो इक्वेटर के पास में एक ऐसा लो प्रेशर क्रिएट होता है जहां पर आपकी ट्रेड विंड्स है ना वो आकर के एक दूसरे से कोलाइड करती है और उसके नतीजतन वहां पर क्रिएट होता है लो प्रेशर। अब ये लो प्रेशर बेल्ट है ना, यहां पर जिस तरीके से ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ट्रेड विंड्स का कन्वर्जेंस हो रहा है, इसी वजह से इसका नाम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी बोल दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो ITCZ है ना, इसकी पोजीशन हमेशा सन के साथ रिलेटेड रहती है। इसका मतलब सिंपल है कि सन अगर हम दिसंबर जनवरी की बात करें, जैसे कि अभी का मंथ चल रहा है, तो इस टाइम पर आप क्या नोटिस करेंगे कि इस टाइम पर वो सदर्न हेमिस्फेयर में, तो ITCZ भी आपको सदर्न हेमिस्फेयर में इक्वेटर से साउथ की तरफ दिखाई पड़ेगा। सिमिलर मैनर में जब जून जुलाई में हमारे गजब की गर्मी पड़ेगी, उस टाइम पर ITCZ की पोजीशन हमारे बिल्कुल ऊपर होगी, इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच, क्योंकि उस टाइम पर सन की पोजीशन आपको 30 से 40 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड के आसपास दिखाई पड़ेगी और उसी टाइम पर आप देखेंगे कि ITCZ एग्जैक्टली हमारे ऊपर है। अब आप सोचिए कि जब ITCZ हमारे यहां पर आ जाएगा, जैसे कि हम मॉनसून आप ऑनसेट की बात करें, मॉनसून स्टार्ट होने की, तो यहां पर ITCZ अगर लोकेट होगा तो ये लो प्रेशर कंडीशन है कि नहीं, और जो साउथ की तरफ से आने वाली ट्रेड विंड्स हैं वो इक्वेटर को क्रॉस करके नॉर्थ की तरफ जब आएंगी, तब आपको पता है ना कि कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा। कोरियोलिस फोर्स की टेंडेंसी होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जिस तरफ भी हवाएं फ्लो करेंगी उसके राइट डायरेक्शन में उनको डिफ्लेक्शन दे देगा। तो इस तरीके से इन हवाओं की डायरेक्शन यूं चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ITCZ का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे यहां पर हवाओं को खींच के लाने का। और इसकी पोजीशन को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जनवरी मंथ की अगर बात करें तो उस टाइम पर वो ऑस्ट्रेलिया के आसपास में आपको ITCZ की पोजीशन दिखेगी और उस टाइम पर हवाएं जो है वो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के फॉर्म में हमारे यहां पर फ्लो होती दिखेंगी। और इसी के जस्ट ऑपोजिट जुलाई में जब सन की पोजीशन हमारे ऊपर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती है, तो उस टाइम पर विंड्स की डायरेक्शन बिल्कुल इंडिया की तरफ हो जाती है साउथ वेस्ट मॉनसून के नाम पर। तो ITCZ का भी सीधा असर आप देख सकते हैं हमारे मॉनसून के ऊपर। फिर बाद में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है नंबर 3, दैट इज आपका जो तिब्बतन प्लेट्यू है। यहां पर हमें पता है कि जब हम मार्च अप्रैल मई जून महीने में गजब की गर्मी झेल रहे होते हैं, उसी टाइम पर आप नोटिस करेंगे कि तिब्बत वाला एरिया भी गजब की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और वहां पर क्लियर स्काई जैसी कंडीशन होने की वजह से आप क्या नोटिस करते हैं कि टेम्परेचर राइज होता है। टेम्परेचर राइज होने की वजह से वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है और वो लो प्रेशर फिर इधर से विंड्स को अपनी तरफ बहुत ज्यादा स्पीड से खींचता है। और आपको पता है कि यहां पर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में जो भी मॉइस्चर है वो हवा के साथ मिक्स होकर के तिब्बतन प्लेट्यू की तरफ भी चली जाती है। तो जनरली मार्च से जून में जो गर्मियां पड़ती है ना, वो गर्मियां कहीं ना कहीं एक तरीके से तिब्बतन प्लेट्यू को हीट अप करती है और वो भी हमारे मॉनसून को और ज्यादा स्ट्रांग बना देती हैं। तो ये कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आ जाती है आपकी तिब्बतन प्लेट्यू का जो मैकेनिज्म है वो काम कैसे करेगा। देखो इसमें सिंपल है, तिब्बतन प्लेट्यू अगर हीट अप होगा
तो इसका मतलब यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ, ग्राउंड की हम बात कर रहे हैं। और इधर की अगर देखोगे तो यहां पर परमानेंट हाई प्रेशर कंडीशन प्रिवेल करती रहती है। अगर हम गर्मियों की बात करें इस मेडागास्कर के आसपास में, तो क्या होता है कि यहां से हवाएं साउथ वेस्ट मॉनसून के नाम पर आप देखते हैं इस तरीके से फ्लो करती है तिब्बतन प्लेट्यू की तरफ, और फिर जैसे तिब्बतन प्लेट्यू पे जाती है तो वहां पर इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। बढ़कर के जब हवाएं हल्की होंगी तो उनकी टेंडेंसी होगी असेंड करने की, ऊपर उठने की, और ऊपर जैसे उठेगी तो ऊपर क्या है, ट्रोपोपाउस, ट्रोपोपाउस से टकरा करके वहां पर क्रिएट करेंगी हाई प्रेशर, और फिर हाई प्रेशर की वजह से ये हवाएं इधर आकर के और यहां पर आप देखेंगे कि मेडागास्कर वाले एरिया में डिसेंड करेंगी। तो एक सर्कुलेशन आप देख रहे हो यहां पर कि ग्राउंड लेवल पे हवाएं चल रही हैं साउथ वेस्ट से, आप कह सकते हो मेडागास्कर से इधर आपके तिब्बतन प्लेट्यू की तरफ, और फिर उसके बाद में घूम करके ऊपर अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के आधार पर घूम करके और फिर वापस ज्यादा ठंडी होकर के डिसेंड करती है, नीचे बैठती है मेडागास्कर के पास में। तो ये पूरा एक सेल बन गया। तो ऐसे में आप ऊपर की तरफ जो विंड का फ्लो देख रहे हो उसको ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ध्यान रखें कि विंड्स का जो भी नेम दिया जाता है वो उनके ओरिजिन डायरेक्शन से दिया जाता है। जैसे कि यहां पर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोला है ना, तो जेट स्ट्रीम बेसिकली क्या है, एक तरीके से रैंडमली या रैपिडली मूविंग हाई ऑल्टीट्यूड विंड्स होती हैं जो मूव करती हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन की इसका ओरिजिन हुआ ना, तो इसको बोल दिया ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ये तिब्बतन प्लेट्यू का एक लिंक यहां इस तरीके से गर्मियों में बन जाता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर है जिसका सीधा असर हम मॉनसून पे देख सकते हैं, दैट इज जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रैपिडली मूविंग हाई ऑल्टीट्यूड विंड सिस्टम होता है, बहुत ज्यादा स्पीड से ये मूव करता है। बट जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे जो जेट स्ट्रीम देखी थी, ये तो थी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, क्योंकि ओरिजिनेट यह ईस्टर्न डायरेक्शन से हुई। अभी हम जिस जेट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। आप देखेंगे इसको, यहां पर ये विंड्स है ना, ये विंड्स आपके जो ट्रोपोपाउस है उसके पास में फ्लो करती हैं वेस्ट टू ईस्ट। किस तरफ मूव कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट। पर जब आप देखेंगे कि हमारे समर्स पड़ती हैं, गर्मियां पड़ती हैं, तो उस टाइम पर आईटीसीजेड की पोजीशन कहां पर आ जाती है, इंडिया के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट पे। तो ये जो जेट स्ट्रीम होती है वेस्ट से आने वाली, ये बिल्कुल नॉर्थवर्ड मूव कर जाती है। तो ऐसे में हमारे यहां पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो विंड्स हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं अरेबियन सी या फिर इंडियन ओशन की तरफ से। बट जैसे ही हमारे यहां पर विंटर्स आती हैं, विंटर्स का मतलब क्या हो गया कि सन का साउथवर्ड मूवमेंट हो गया, सन पहुंच गया आपका ऑस्ट्रेलिया के आसपास में, तो वहां पर फिर समर्स पड़ने लग जाएंगी और इसकी वजह से हमारे हो जाएंगी विंटर्स। और जब आप देखोगे कि आईटीसीजेड साउथवर्ड मूव करेगा तो ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम थी ना, ये भी साउथवर्ड मूव कर जाती है, और ये साउथवर्ड मूव करके और हिमालयाज के साथ में कोलाइड कर जाती है, और कोलाइड करके ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक पार्ट तो आपका देख सकते हो नॉर्थ इंडिया के ऊपर से फ्लो होता रहता है, और एक पार्ट है वो आप कह सकते हो हिमालय और तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर से उड़ता, मतलब फ्लो करता रहता है। इस तरीके से ये जो जेट स्ट्रीम यहां पर आ गई ना, ये जेट स्ट्रीम यहां पर क्रिएट कर देगी हमारे नॉर्दर्न रीजन में हाई प्रेशर। और दूसरा एक फैक्टर आपको पता ही है कि विंटर्स के टाइम पे टेंपरेचर ड्रॉप करता है, तो वैसे भी हाई प्रेशर, तो इस टाइम पर आपको विंड्स कहां से कहां फ्लो होती हुई दिखेगी, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से आउटवर्ड, दैट मींस ओशियन की तरफ। तो इस तरीके से ये मॉनसून रिट्रीट का भी मैकेनिज्म जो है वो आप देख सकते हैं। तो जेट स्ट्रीम जब तक, ध्यान रखें, जब तक जेट स्ट्रीम कौन सी, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में प्रेजेंट है, नॉर्दर्न प्लेन्स के बिल्कुल ऊपर ट्रोपोपाउस में, तब तक आपका मॉनसून आउटसेट नहीं होगा। और जैसे ही हमारा ये सन का मूवमेंट नॉर्थवर्ड होगा, आईटीसीजेड नॉर्थवर्ड मूव करके और हमारे प्लेन्स नॉर्दर्न इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के ऊपर आ जाएगा, वैसे ही ये जेट स्ट्रीम बिल्कुल विड्रॉ कर जाएगी, हिमालयाज के भी नॉर्थ में चली जाएगी, और ऐसे में फिर लो प्रेशर क्रिएट होगा जो कि हमारे रेनफॉल का कारण बन जाता है। तो ये समर और विंटर्स का मैकेनिज्म जेट स्ट्रीम के थ्रू आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट फिर आ जाता है कि देखो ऐसे भी कई फैक्टर्स होते हैं जो आप देखते हो कि ये तो ओरिजिन कैसे होता है मॉनसून का, उसका असर हमने देखा, राइट। बट पॉइंट इज
कि यहां पर हमें समझना होगा कि इंडियन ओशन डाइपोल या फिर दूसरे जो फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं असर डालते हैं कि मॉनसून कितना अच्छा होगा। बोलते हैं ना कि मॉनसून अब की बार एवरेज से अच्छा है, अब की बार कमजोर है, तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहला फैक्टर है इंडियन ओशन डाइपोल का रूल। देखो, इंडियन ओशन डाइपोल के अंदर दो फैक्टर्स, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब सिंपल है कि अगर अरेबियन सी वाला एरिया आपका ठंडा है और बे ऑफ बंगाल वाला एरिया गर्म है तो हमारे यहां पर रेनफॉल हो जाएगा लेस, सीधा इफेक्ट आता है इसका। इसके जस्ट ऑपोजिट, अगर अरेबियन सी वाला टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है तो सीधी बात है इधर इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा और जो हवाओं में मॉइस्चर है वो अच्छा खासा क्वांटिटी लेकर के और इंडियन लैंड पास में रेनफॉल करेगी। वहीं पर इधर आप देख सकते हैं नेगेटिव फेज जो होता है इंडियन ओशन डाइपोल का वो हमारे लिए नेगेटिव होता है। समझ गए? एक तो ये पॉइंट होता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज ला नीना और अल नीनो। देखो, ला नीना जब भी आता है ना तो वो हमारे मॉनसून के लिए हमेशा पॉजिटिव रोल प्ले करता है, वहीं पर अल नीनो हमेशा नेगेटिव रोल प्ले करता है। वैसे देखा जाए तो एक तरफ अगर आप यहां पर ऑस्ट्रेलिया मानो, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा आपका साउथ अमेरिका, ठीक है? तो ये बेसिकली सर्कुलेशन ऑफ विंड है आपका। कहां पर हम ये बात कर रहे हैं? पर्टिकुलरली आपके सदर्न और सेंट्रल पैसिफिक रीजन की, राइट? तो वहां पर क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर टेम्परेचर बढ़ गया और साउथ अमेरिका में टेम्परेचर घट गया तो इसका नतीजा यह होगा कि ऑस्ट्रेलिया से विंड्स ऊपर उठेंगी और वो विंड सर्कुलेट करके और साउथ अमेरिका की तरफ जाकर के डिसेंड करेंगी, नीचे बैठेंगी। तो इस तरीके का एक सेल बन जाएगा, इसको बोलते हैं वॉकर सेल। अगर वॉकर सेल कमजोर पड़ गया, ध्यान से समझना, अगर वॉकर सेल कमजोर पड़ गया, वीक पड़ गया, इसका मतलब सिंपल सा है कि वॉकर सेल वाले एरिया में जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर तो टेम्परेचर कम होने लग गया और जहां पर टेम्परेचर कम है वहां पर टेम्परेचर बढ़ गया। दैट मींस रिवर्सल ऑफ वॉकर सेल हो गया ना, तो वहां पर क्रिएट हो जाएगा अल नीनो। और अल नीनो का मतलब सिंपल सा मैं अगर दूसरे शब्दों में बताऊं तो यहां पर साउथ अमेरिकन कोस्ट का जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ जाता है, क्रिएट कर देता है लो प्रेशर। तो जो हवाएं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इधर वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव कर ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव करती हैं वो उल्टी हो जाती है, मूव करने लग जाती हैं वेस्ट टू ईस्ट, हाँ, वेस्ट टू ईस्ट। और इसकी वजह से फिर अल नीनो क्रिएट होता है। ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है मॉनसून के हिसाब से। वहीं पर अगर ये वॉकर सेल स्ट्रांग हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर जो है वो और ज्यादा बढ़ गया और साउथ अमेरिका में टेम्परेचर आपका ड्रॉप कर गया। तो यहां पर हाई प्रेशर से फिर विंड्स चलेंगी किस तरफ? आपकी ये जो नॉर्मल हमारा आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो ये हमेशा फेवर करेगी इंडियन मॉनसून को। तो इस तरीके से ला नीना और अल नीना का भी कहीं ना कहीं सीधा इंपैक्ट हमारे यहां पर देखने को मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि जो मोजाम्बिक चैनल है ना, यहां पर एक वाटर करंट फ्लो करती है जो कि कंप्लीटली एक वार्म वाटर करंट है। प्लस यहां पर हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट होने की वजह से भी जब भी यहां से हवाएं फ्लो करना स्टार्ट करती हैं तो वो इंडियन मॉनसून के लिए फेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर देती हैं। तो ये सारा प्रोसेस है ना, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनमें हमने बात की। अलग अलग फैक्टर्स में नंबर 1 डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, दूसरा ITCZ, तीसरा हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू, चौथा जेट स्ट्रीम। ये तो सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो मोर और लेस हमारे मॉनसून के ओरिजिन के ऊपर अपना इंपैक्ट डालते हैं। बट इसके बाद में जो इंडियन ओशन डाइपोल, अल नीनो, ला नीना ये हमने देखे, या फिर ये जो मोजाम्बिक चैनल से हवाएं जो मूव कर रही हैं इंडियन ओशन के अक्रॉस इंडियन लैंड मास की तरफ, ये करती हैं इंडियन मॉनसून को इंपैक्ट कि वो वीक होगा या स्ट्रांग। बट सवाल ये है कि ये सारा प्रोसेस होता कैसे है, तो इसको आप यहां से समझिए। देखो, हम शुरू करते हैं मई जून के महीने से, या फिर हम शुरुआत करते हैं कि जब हम समर्स की सिचुएशन देख रहे हैं अप्रैल और मई का महीना, तो उस टाइम पर क्या होगा? सन बिल्कुल यहां पर हमारे टॉप के ऊपर होगा, तो ITCZ की पोजीशन भी होगी और यहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, तो क्रिएट हुआ लो प्रेशर। सिमिलर मैनर में तिब्बत वाले एरिया में भी क्या होगा? लो प्रेशर। और उसी के जस्ट ऑपोजिट अरेबियन सी और इंडियन ओशन में आपको थोड़ा सा ज्यादा कम टेम्परेचर दिखेगा। क्यों? क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, तो वहां पर जल्दी से पानी गर्म ना होते हुए यहां से हाई प्रेशर कंडीशन होगी, तो वो फिर हवा इस तरीके से हमारे इंडियन
लैंड मास की तरफ मूव करेगी। बट आपको पता होना चाहिए कि यहां पर ये जो हवाएं आने वाली हैं ओशियन से लैंड की तरफ, उनका सामना होगा वहां पर, यहां पर वेस्टर्न घाट के साथ में। और वेस्टर्न घाट से जैसे टकराएंगी तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक तो आपकी इधर बे ऑफ बंगाल ब्रांच बन जाती है, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ से मूव करती है, और एक ब्रांच बन जाती है वेस्टर्न घाट्स के बिल्कुल पैरेलल। अब ये वेस्टर्न घाट के पैरेलल वाला एरिया है ना, ये तो देखो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर जबरदस्त रेनफॉल करती है। उसके अलावा गुजरात हो गया, राजस्थान का सदर्न पार्ट, थोड़ा बहुत दिल्ली और हिमालयन फुटहिल्स तक जाकर के फिर ये अपना रेनफॉल रिसीव करवाती हैं। इसी के अलग बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है वो आपके सबसे पहले तो अंडमान एंड निकोबार में रेनफॉल कराएगी, फिर उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट में एक फनल शेप कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, जहां पर ये हवाएं बिल्कुल ट्रैप होकर के ऊपर उठ करके और इधर नॉर्थ ईस्ट में रेनफॉल कराएंगी। फिर यहां से इनकी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और नॉर्थ वेस्ट में जाकर के ये फिर पूरा राजस्थान के भी वेस्टर्न रीजन तक बरसात करके आगे तक बढ़ती रहती हैं। बट जैसे ही ये जो सीजन था, ये सारा सीजन हमने देखा जुलाई से सितंबर के बीच का, क्योंकि गर्मी आ गई थी आपकी मार्च से लेकर के जून तक, जिसमें हीटअप हुआ, हीटअप होने की वजह से सारा मैकेनिज्म ये डेवलप हुआ और बरसात रिसीव हुई जुलाई से सितंबर के बीच में। पर जैसे ही सन का मूवमेंट अपरेंट साउथवर्ड स्टार्ट हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ, तब वैसे वैसे आईटीसीजेड भी विड्रॉ करेगा। तिब्बतन प्लेट्यू है तो वहां पर टेम्परेचर अब ड्रॉप होगा क्योंकि ठंड पड़ने वाली है, और जो जेट स्ट्रीम, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो पहले बिल्कुल नॉर्थ से गुजर रही थी, अब उसका एक हिस्सा साउथ हिमालय के साउथ से भी गुजरने लग जाएगा, और यहां पर क्रिएट होंगी हाई प्रेशर कंडीशन। और हाई प्रेशर कंडीशन जो है वो बिल्कुल हवाओं की डायरेक्शन को बिल्कुल चेंज कर देगी, जहां पर लैंड से ओशियन की तरफ अब करंट, वो हवाएं हैं वो फ्लो करेंगी। बट यहां पर मजे की बात क्या है कि नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून या नॉर्थ ईस्ट से आने वाली ये हवाएं बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जब गुजरती हैं तो मॉइस्चर लेकर के और इधर कोरोमंडल वाले एरिया के अंदर फिर रेनफॉल करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ ईस्टर्न जो विंड्स हैं वो जनरली आपको कहीं पर भी रेन करती हुई नहीं दिखेगी पूरे इंडिया के अंदर, बट वो रेनफॉल दिखेगा तो कहां पर, कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर। और ये जो यहां पर मैकेनिज्म हम देख रहे हैं ये डेवलप होता है आपका अक्टूबर नवंबर मंथ में, जिस टाइम पर मॉनसून एक तरीके से इंडिया से बाहर निकल रहा है। इसको बोल देते हैं मॉनसून रिट्रीट। और वहीं पर ये मई जून की गर्मी के बाद में आप देखेंगे कि जुलाई से सितंबर के बीच में जो मॉनसून स्टार्ट हो रहा है इसको बोलते हैं मॉनसून ऑनसेट। तो इस तरीके से ये सारा मैकेनिज्म आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे ये काम करता है, कैसे ये प्रोसेस ऑपरेट करता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।